हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में दिसंबर मंथ के फोर्थ वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अभी सरकार ने किसानों की सफलता की कहानियों को उजागर करने के लिए किस नाम से एक ई बुकलेट को लॉन्च किया था। तो आंसर होगा पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट। ये जो ई बुकलेट है ये 106 पेजेस की है और इसमें 3 कृषि कानूनों सुधारों के लागू होने के बाद अनुबंध खेती से लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की सफलता की कहानियों का वर्णन किया गया है। ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज की गई है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसी बीच किसानों ने अपना खुद का अखबार भी लॉन्च किया था जिसका नाम आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। तो उसका नाम है ट्रॉली टाइम्स। 4 पेजेस का वो अखबार है, हिंदी और पंजाबी भाषा में है। और इस ट्रॉली टाइम्स नाम के न्यूज़पेपर को आंदोलन में ही शामिल एक पटकथा लेखक सुरमीत गावी ने शुरू किया है और उसमें फोटोग्राफर है गुरदीप सिंह। फिर अभी किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरासत अभियान शुरू किया। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान जिसका नाम है वरासत, इसको शुरू किया है। और राज्य में शुरू किया गया ये अपनी तरह का पहला अभियान है जिसका उद्देश्य सिंपल सा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों का समाधान करना। और यह अभियान 15 फरवरी 2021 तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। फिर है अभी यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी यूनेस्को ने सिंगापुर के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को अपनी प्रतिष्ठित मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची यानी कि रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है। तो ये जो हॉकर संस्कृति है ये शहरी वातावरण में स्ट्रीट फूड और भोजन के तरीकों की एक लोकप्रिय सिंगापुर शैली है, जहां पर क्या होता है खुले एरिया में अलग अलग संस्कृतियों की, जैसे कि चाइनीज हो गया, इंडियन हो गया, मतलब अलग अलग संस्कृतियों के जहां पर भोजन बेचे जाते हैं। और सिंगापुर के हॉकर्स अलग अलग प्रकार के व्यंजनों में महारत हासिल करने के लिए जाने जाते हैं। फिर है हाल ही में IORA मंत्रिपरिषद की 20वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई। तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। IORA मतलब इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और इसकी थीम थी प्रोमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशियन। साथ में आपको बता दूं कि इसी बैठक के दौरान अभी जो फ्रांस है वो भी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के 23वें सदस्य राज्य के रूप में शामिल हुआ है। IORA का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इबेन मॉरिशस में। डायरेक्टर जनरल नोमुवो नोक्वे है। फिर अभी हाल ही में किस देश में कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन किया गया। तो आंसर होगा जर्मनी में। ये अभी 20 दिसंबर तक चला था और इसमें भारत ने टोटल 9 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड रहे, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज रहे। 3 गोल्ड किन किन ने जीते। तो सिमरजीत कौर ने महिला वर्ग में 60 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता, अमित पंगाल ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में और मनीषा मौन ने महिला वर्ग में 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता। अच्छा देखो, बॉक्सिंग की बात चल रही है तो बताओ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। और अभी आपको याद होगा बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष भी बने थे, कौन, उमर क्रेमलेव। बाकी जर्मनी की यहाँ पे बात है तो इसकी कैपिटल बर्लिन है और जर्मनी की चांसलर का नाम क्या है, एंजेला मर्केल। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। अभी दिसंबर में फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की जो लिस्ट आई थी उसमें टॉप पे रही थी ये एंजेला मर्केल। सेकंड नंबर पे थी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्डे और तीसरे नंबर पे थी कमला हैरिस, अमेरिका की जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। भारत से निर्मला सीतारमन इसमें 41 नंबर पे रही थी। फिर है हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया। तो आंसर होगा 4 को। अच्छा, वो 4 खेल कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। एक तो है गतका, एक कलारी पयट्टू, एक थांग ता और एक है मल्लखंब। बाकी मैं इनके बारे में भी आपको बताऊं थोड़ा थोड़ा। तो ये जो गतका है ये पंजाब का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट रूप है। कलारी पयट्टू ये केरल का एक मार्शल आर्ट गेम है और थांग ता ये मणिपुर का एक लोकप्रिय मार्शल आर्ट रूप है। बाकी मल्लखंब आपने नाम जरूर सुना होगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ये पारंपरिक खेल है
और जिसमें मध्य प्रदेश का तो ये राजकीय खेल है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि ये जो अगले साल हम कह रहे हैं ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, कहाँ पे होंगे? ये हरियाणा में होंगे, ये भी याद रखना। फिर है बीबीसी के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन को। तो ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 ड्राइवर और 7 बार के चैंपियन लुइस हैमिल्टन को बीबीसी के साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए चुना गया है। अच्छा, लुइस हैमिल्टन ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो मर्सिडीज के ये ड्राइवर है। फिर है वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा शक्ति सिन्हा ने। तो जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय उनके निजी सचिव रहे थे ये शक्ति सिन्हा, और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया। और इस बुक को अभी रिलीज किया गया था 25 दिसंबर को, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है उस दिन हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाते हैं। बाकी चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी इनका पूरा नाम है। द लास्ट क्वीन नाम की बुक को लिखा इन्होंने। अनुपम खेर योर बेस्ट डे इज टुडे नाम की बुक लिखी। और एनके सिंह तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, अभी इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। फिर अभी किसने ओह मिजोरम नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा पीएस श्रीधरन पिल्लई। कौन है ये? मिजोरम के गवर्नर हैं ये, और इन्होंने इस बुक को लिखा है और उस बुक को रिलीज किया हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। तो एक्चुअली में ये बुक पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखी गई कविताओं का एक कलेक्शन है। और आपको याद होगा इनके नाम से कुछ समय पहले इन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? कोरोना कविता काल। तो वो भी आप ध्यान रखो इनके नाम से। बाकी टी बंदोपाध्याय इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। और गुलजार ये कवि गीतकार हैं, अभी इनके जीवन पर एक बुक लिखी गई थी, किस नाम से? बोस्कियाना। फिर है अभी राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 दिसंबर को। हर साल 22 दिसंबर को ही मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में। तो ये दिन गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस बार इनकी 133वीं जयंती मनाई। और बेसिकली ये दिन मनाने का उद्देश्य है लोगों को गणित के विकास और मानवता के विकास में इसके महत्व से अवगत कराना। सिंपल सा याद रखो, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर। और हाँ गाइस, अगर आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना रेस्पॉन्स जरूर देना। और चलिए आज हम इस वीडियो के लाइक का टारगेट भी रखते हैं। इस वीडियो के लाइक का टारगेट रहेगा 5000 लाइक्स, ओनली 5000 लाइक्स। तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने एक स्टडी ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करो। और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप जरूर क्लिक करिए ताकि अगली बार जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बेल आइकन को क्लिक करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अमेरिका ने अपनी स्पेस फोर्स को कौन सा नया नाम दिया? तो आंसर होगा गार्जियंस। आपको याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था अमेरिका ने स्पेस फोर्स को लॉन्च किया था। मतलब जैसे आपकी जल सेना होती है, थल सेना होती है, वायु सेना होती है, वैसे ही अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट के लिए अमेरिका ने अंतरिक्ष सेना यानी कि स्पेस कमांड को लॉन्च किया था। तो अब इस अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपने जाबाजों को गार्जियंस नाम दिया है, या गार्जियंस के नाम से जाने जाएंगे। अच्छा, अमेरिका के अभी नए प्रेसिडेंट किन्हें चुना गया? तो जो बिडेन 46 नंबर के हैं और पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। फिर अभी किस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट नाम से एक डेबिट कार्ड का एक यूनिक वर्जन लॉन्च किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, मुंबई में हेडक्वार्टर है, सीईओ हैं पल्लव महापात्रा। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से याद रख लो, इसके एमडी सीईओ दिलीप असबे है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की थी। लक्ष्मी विलास बैंक तो आप जानते ही, उसका विलय, इसका मर्जर हो गया डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया में। और आईसीआईसीआई बैंक ने भी आई मोबाइल पे एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। फिर अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2018 तक भारत में तेंदुए की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? तो आंसर होगा 60%।
अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री है ना प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 पर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से 4 सालों में भारत में तेंदुओं की आबादी में 60% की वृद्धि देखी गई है। देखो मैं आपको नंबर में अगर बताऊं तो 2014 में भारत में तेंदुओं की संख्या थी 7,910, तो ये बढ़ करके 60% इंक्रीमेंट हुआ अगर 4 सालों में, तो ये बढ़ करके 2018 में कितनी हो गई 12,852। और सबसे ज़्यादा तेंदुए आपके मध्य प्रदेश में है, कितने 3,421। फिर अभी किसे लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया। तो भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया गया। और अमेरिका में जो हमारे भारतीय राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से यह सम्मान प्राप्त किया। तो यह आप याद रखना। फिर अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही 26 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में ये सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया। तो इसमें उन लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा जो आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल नहीं थे। फिर अभी किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना शुरू करने की घोषणा की, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को लाभ पहुंचाना। यहाँ पे बीसी का मतलब क्या हो गया, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना। तो इसकी शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी तैनात करने के लिए की गई है। और ये जो सखियां हैं ये लोगों को ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग से जोड़ने में मदद करेंगी। फिर अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सेलेंस पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा एक तो श्रीनिवास कर्णम को और प्रोफेसर सुब्रत रॉय को। तो अभी हमारे जो आईटी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने दोनों विजेताओं को ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सेलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है, जिसमें पहला पुरस्कार मिला है श्रीनिवास कर्णम को, जिसमें उन्हें 50,000 रुपए मिले। और क्यों मिला इन्हें ये पुरस्कार, तो गहरे समुद्र में संचार के लिए एक टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की उसी के लिए। और इसमें दूसरा पुरस्कार मिला प्रोफेसर सुब्रत रॉय को, इसमें उन्हें 30,000 रुपए मिले। और इनको क्यों मिला, तो ट्रेन और पशु टकराव को रोकने के लिए एक टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है और उसके लिए ही इनको ये सम्मान मिला है, ये पुरस्कार मिला है। और अभी इस टेक्नोलॉजी को जो इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है ना, उस टेक्नोलॉजी को उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में स्थापित भी किया गया है। फिर है किस राज्य सरकार ने गरीब लोगों के लिए दीनदयाल क्लिनिक खोला है, तो आंसर होगा गुजरात सरकार ने। तो अभी गुजरात सरकार ने 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों और कस्बों में ये दीनदयाल क्लिनिक स्थापित किए हैं। तो ये घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को उनके घर के पास स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे। तो इसी तरह से अभी क्लिनिक से आपको कुछ याद आ रहा होगा, तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में अम्मा मिनी क्लिनिक शुरू किए थे। उसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए थे। देखो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। फिर है अभी रिपोर्टिंग इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा प्रेम प्रकाश ने। तो रिपोर्टिंग इंडिया नाम की जो ये बुक है, इसे एशियन न्यूज इंटरनेशनल के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश ने लिखा है। और इसे अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने रिलीज किया है। तो सिंपल सा याद रखो, रिपोर्टिंग इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा, प्रेम प्रकाश ने। बाकी अमिश त्रिपाठी धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ नाम की बुक को लिखा। शशि थरूर ने लिखी है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम की बुक। और मनीष सिसोदिया कौन सी बुक लिखी, बापू द अनफॉरगेटेबल। फिर अभी राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 23 दिसंबर को। और 23 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि देखो 23 दिसंबर को हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे ये चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती होती है। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए कई काम किए थे, इसीलिए हम उन्हीं की जयंती को ये नेशनल फार्मर्स डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि 23 दिसंबर को। अच्छा, नई दिल्ली में जो चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं, किसान घाट कहते हैं, ये भी याद रखो। और कुछ और
महान पुरुषों के समाधि स्थल को आप याद रखो। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को हम क्या कहते हैं? विजय घाट कहते हैं। महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को हम राजघाट कहते हैं। और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शक्ति स्थल कहते हैं। और एक और याद रखो आप, अभय घाट, मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को कहते हैं अभय घाट। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने MNS यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए इन्फानाइट इंडिया नाम की एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा ICICI बैंक ने। तो अभी ICICI बैंक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित करने और विस्तार करने में मदद करने के लिए इन्फानाइट इंडिया नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और इस पहल के माध्यम से ICICI बैंक का लक्ष्य है मल्टीनेशनल कंपनियों में अपनी स्थिति को मजबूत करना। देखो, ICICI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD CEO संदीप बख्शी है। हम है ना ख्याल, आपका इसकी टैगलाइन है। अभी आपको याद होगा, किसानों के लिए क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला ये पहला बैंक बना था, ICICI बैंक। उसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो अभी NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड इसने लॉन्च किया था। इंडियन बैंक की बात करेंगे, बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME पोर्टल को लॉन्च किया। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो इसके नए MD CEO बन गए J वेंकटरामू। फिर है, मसालों से विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाकर किसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो आंसर होगा नेहा सिंह ने। नेहा सिंह ये BHU की एक स्टूडेंट है और अभी इन्होंने मसालों की मदद से वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ये जो पेंटिंग इन्होंने बनाई है, इसकी लंबाई है 62.72 मीटर। इन्होंने पेंटिंग में मोक्ष का पेड़ बनाया है। बाकी आंग रीता शेरपा, आप जानते होंगे, इनका नाम न्यूज में आया था। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाले पहले व्यक्ति बने थे ये, जिसके लिए इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। और इनका नाम अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि इनका निधन हो गया। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की अभी जो अपडेटेड हाइट आई है वो कितनी है? 8,848। ये तो पहले थी, अब थोड़ी सी और बढ़ गई, 0.86। तो इतनी अभी नई इसकी हाइट है, ये याद रखो, लेटेस्ट। बाकी खगेंद्र थापा, ये नेपाल से थे और ये दुनिया के सबसे छोटे व्यक्ति थे। इनका भी अभी निधन हो गया 2020 के स्टार्टिंग में। और अरहम ओम तलसानिया, ये गुजरात के 6 साल के बच्चे हैं और अभी इन्होंने दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया था। तो ये नाम वही है जो अभी न्यूज में थे, तो ये भी ध्यान रखें आप। फिर अभी किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो एक्चुअली ये प्रश्न तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी इसने काम करना शुरू कर दिया, वर्किंग में आ गया ये, तो इसलिए फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो चाइना में विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप का क्या नाम रखा? तो आंसर होगा फास्ट। फास्ट मतलब होता है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर अभी किस फुटबॉलर ने गोल्डन फुट पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अभी इन्होंने 2020 का गोल्डन फुट अवार्ड जीत लिया है। आपको याद होगा, इस साल फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड प्लेयर्स की जो लिस्ट आई थी, उसमें फर्स्ट नंबर पे तो रॉजर फेडरर थे, स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर हैं। सेकंड नंबर पे थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिर है, दक्षिण भारत का पहला बंदरों के बचाव के लिए पुनर्वास केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो दक्षिण भारत में बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र ये तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपको बता दूं कि देश में पहला इस तरह का बंदरों के बचाव के लिए जो पुनर्वास केंद्र है वो हिमाचल प्रदेश में है और ये दक्षिण भारत का पहला है जो कि तेलंगाना में बना है। उत्तर प्रदेश से अभी आपको याद होगा, गिद्धों के संरक्षण के लिए यानी कि गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। केरल से आपको याद होगा, हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल केंद्र यानी कि एलिफेंट रिहेबिलाइजेशन सेंटर ये केरल के कुत्तूर में बना, केरल के कुट्टूर में। उत्तराखंड से आपको क्या याद आता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड के संरक्षण में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखो। फिर न्यू जर्सी ने किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया? तो आंसर होगा धर्मेंद्र को।
और इस तरीके से ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय बन गए। तो हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र के अमूल्य योगदान को देखते हुए ये सम्मान दिया गया। फिर अभी एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा विनीत अग्रवाल। तो अभी लॉजिस्टिक प्रमुख ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है विनीत अग्रवाल, अभी ये एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और किनकी जगह ली इन्होंने, तो निरंजन हीरानंदानी की। इनके अलावा सुमंत सिंह एसोचैम के ये नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने हैं। और एसोचैम से आपको याद होगा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रतन टाटा जी को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया था। तो यहां से विनीत अग्रवाल का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि ये एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए। बाकी उदय शंकर ये फिक्की के नए चेयरमैन बने। रंजीत सिंह डिसाले, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा एग्जाम के लिए, ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं इसीलिए। कुलदीप हांडू फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर बने। अच्छा, एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर अभी हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 दिसंबर को। हर साल 24 दिसंबर को ही मनाते हैं हम ये नेशनल कंज्यूमर राइट डे के रूप में। और 24 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई थी। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है उपभोक्ताओं को जागरूक बनाना। अच्छा चलो ये बताओ, हमारे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किनके पास है? तो आंसर होगा पीयूष गोयल के पास। पहले इसके मंत्री रामविलास पासवान थे, जिनका निधन हो गया था, रामविलास पासवान। और उनके निधन के बाद इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्जेस दे दिया गया हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल को। तो ये याद रखो। अब ध्यान से सुनना, ये तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे हो गया। एक वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी होता है। कब मनाते हैं? 15 मार्च को। और नेशनल कंज्यूमर राइट डे की थीम रही द सस्टेनेबल कंज्यूमर। फिर हाल ही में जारी अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा माधव भंडारी। तो अभी महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ये अयोध्या नाम की बुक को अभी रिलीज किया और इसको लिखा है माधव भंडारी ने। तो इस बुक में उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर से संबंधित विभिन्न संदर्भों को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। तो बुक का नाम याद रखो, सीधा सा अयोध्या है और लिखा है माधव भंडारी ने। अयोध्या से आपको एक बुक और मैं लिंक करके याद कराता हूँ, अमेजिंग अयोध्या। याद होगा आपको, ये अगस्त सितंबर की बात है, तब आई थी ये बुक। इसको लिखा था नीना रॉय ने। बाकी डेविड एटनबर्ग इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2020 जीता था इन्होंने। हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी बने। फिर हाल ही में किसकी आत्मकथा जिसका नाम है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी, इसको लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा राजेंद्र सच्चर को। तो स्वर्गीय न्यायमूर्ति हैं ये राजेंद्र सच्चर, इनकी आत्मकथा है जिसका नाम है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। तो मरणोपरांत, यानी कि इनके मरने के बाद मरणोपरांत इसको लॉन्च किया गया है। राजेंद्र सच्चर इनका नाम है। बाकी अनीता आनंद पेन हैसल टिल्टमैन प्राइज 2020 इन्होंने जीता था। राजकमल झा, यह जानते होंगे आप इनका नाम, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार इन्होंने जीता था। फिर बताओ अभी किसे स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राफेल नडाल को। तो एक्चुअली में अभी 2020 के एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के शीर्ष पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें स्पेन के जो टेनिस प्लेयर है राफेल नडाल, उन्होंने स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 जीता। जबकि सर्बिया के जो टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, इनको ईयर एंड नंबर 1 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और स्विट्जरलैंड के जो टेनिस प्लेयर हैं रॉजर फेडरर, इनको सिंगल्स कैटेगरी में फैंस फेवरेट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। बाकी एक रशियन टेनिस प्लेयर हैं आंद्रे रुब्लेव, इनको मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया था। और स्पेन के फर्नांडो विंसेंट, इनको कोच ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे अवार्ड मैंने आपको बता दिए, इनको ध्यान रख लेना। फिर है भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अभी भारतीय सेना ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता किया है, जिसके तहत बैंक अपनी नई सेवा बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज के थ्रू विशेष बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करेगा।
इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा मौजूदा और रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगा। देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। इसके चेयरमैन हसमुख अधिया हैं। एमडी सीईओ अभी बने थे संजीव चड्डा, और इसने अभी महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की थी। बाकी आईसीआईसीआई बैंक अभी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च किया। बाकी लक्ष्मी विलास बैंक तो मैं कई बार आपको बता दिया, डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय हो गया, मर्ज हो गया ये। फिर अभी किस टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में पहले बाघ को स्थानांतरित किया गया? तो आंसर होगा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो अभी उत्तराखंड के वन विभाग ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में पहले बाघ को ट्रांसफर किया है। एक्चुअली में राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। तो बाघों को शिफ्ट करने की परियोजना के तहत टोटल 5 बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। वर्तमान में राजाजी टाइगर रिजर्व में 37 बाघ हैं। बाकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये। इसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। बाकी देखो, कुछ और मैं आपको बताता हूँ नाम जो भी न्यूज में थे टाइगर रिजर्व, जैसे कि पक्के टाइगर रिजर्व। पहले तो ये बताओ ये कहाँ पे मिलेगा आपको? अरुणाचल प्रदेश में। और अभी पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व बना था ये ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 के लिए बीमा कवर प्रदान करने वाला। अच्छा, पन्ना टाइगर रिजर्व ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। और अभी इसे यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया था, और इस तरीके से भारत का ये 12वां और मध्य प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व बना। और पिलीभीत टाइगर रिजर्व ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो बाघों की संख्या को 4 महीने में दोगुना करने के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है इसने। कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार? TX2। फिर अभी किस कंपनी ने कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जीता? तो आंसर होगा एनटीपीसी ने। तो अभी हाल ही में देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में, यानी कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की कैटेगरी में प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जीता है। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी में सर्वोच्च पुरस्कार है, और ये दूसरी बार है जब एनटीपीसी को ये पुरस्कार मिला है। और आपको बता दूं कि इस कैटेगरी में पुरस्कार जीतने वाला एनटीपीसी एकमात्र पब्लिक सेक्टर यूनिट है। एनटीपीसी से इसके मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन का नाम याद रख लो आप, गुरदीप सिंह है। इनका कार्यकाल अभी 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। एनटीपीसी मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। फिर हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो आंसर होगा फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर। तो अभी पर्यावरण मंत्रालय और वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी ने पोखरण क्षेत्र में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की रक्षा करने के लिए फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर पहल को शुरू किया है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के अनुसार जो थार का क्षेत्र है वहां पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनकी आबादी के लिए हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन है वो मुख्य खतरा है। तो अब इनमें होगा क्या? तो इसमें पावर लाइनों पर फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर स्थापित किए जाएंगे। तो ये पक्षियों के लिए रिफ्लेक्टर का काम करेंगे ताकि वो इन बिजलियों की लाइनों से टकराने से बच सके, क्योंकि वो उड़ती है, टकराती है और फिर गिर करके मर जाती है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद रखो, 2 पॉइंट बताऊंगा। राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है और IUCN की रेड लिस्ट में ये शामिल है। फिर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की विश्व रैंकिंग 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक क्या है? तो आंसर होगा चौथे नंबर पे है। अच्छा, आप ध्यान से सुनना, अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने महिला और पुरुष टीमों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम तो चौथे स्थान पर है, और इसमें टॉप पे बेल्जियम है। और बेल्जियम आपको याद होगा अभी जो फीफा रैंकिंग आई थी उसमें भी टॉप पे बना हुआ है, जिसमें भारत 104 नंबर पे था। अच्छा, हमने कहा पुरुषों की रैंकिंग में तो भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पे बेल्जियम है। महिला हॉकी टीम में बात करेंगे तो भारत की रैंक 9 है, टॉप पे इसमें नीदरलैंड है। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया, दोनों याद रखना। प्रश्न में तो पुरुषों का पूछा गया है तो मैंने आंसर 4 बताया। बाकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से आप याद रखो, इसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा है।
फिर अभी किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल को शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक सरकार ने कृषि संबंधी जानकारी इकट्ठा करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल फ्रूट्स को शुरू किया है। फ्रूट्स का मतलब हो गया फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें सभी किसानों को पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड किया जाएगा और केनरा बैंक ने पायलट बेसिस पे इस पोर्टल को चलाने की सहमति भी ली है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। बीएस येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वाजुभाई वाला गवर्नर है। फिर है हाल ही में तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को 42वीं रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है। आपको बताना है ये वेटलैंड कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो अभी लद्दाख में स्थित आपस में जुड़ी दो झीलों को वेटलैंड आर्द्र भूमि घोषित किया गया है और इन झीलों के नाम है स्तारता सापुक तसो जो कि मीठे पानी की झील है और दूसरी है स्तारता सापुक तसोकर जो कि खारे पानी की झील है। और अब ये लद्दाख की दूसरी और देश की 42वीं रामसर साइट बन गई है। मैंने आपको बताया ये जो खारे पानी और मीठे पानी की झील है ये आपस में जुड़ी हुई है। एक साइड में खारे पानी की है तो दूसरे साइड में मीठे पानी की है। और ये जो खारे पानी की तसोकर झील है ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलीय क्षेत्र है। अच्छा, वेटलैंड का मतलब क्या होता है? तो देखो ये एक ऐसा भूभाग होता है जहां हर समय पानी रहता है। इसमें पक्षियों का बसेरा रहता है और जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है। और इसे रामसर इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 फरवरी 1971 में जलीय जीवों और पक्षियों के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए हम इसको रामसर कहते हैं। तो अब याद रखना टोटल रामसर साइट्स भारत में हो गई है कितनी? 42। फिर राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 दिसंबर को। एक्चुअली में 25 दिसंबर को हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी जयंती होती है जिसी को हम सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। इस बार 2020 में उनकी 96th जयंती मनाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी वैसे हमारे 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे। ये पहली बार 1996 में बने थे मात्र 13 दिनों के लिए। दूसरी बार 1998 से 1999 तक रहे थे 13 महीनों के लिए और फिर पूरे टाइम रहे थे यानी कि 1999 से 2004 तक रहे थे ये। और काफ़ी सारी जगहों का इनके नाम पे नाम भी बदले गए, जैसे कि कुछ मैं आपको बताऊं। छत्तीसगढ़ में जो नया रायपुर है उसका नाम अटल नगर करा गया। उत्तर प्रदेश का जो हजरतगंज चौराया है उसका नाम अटल चौक करा गया। मध्य प्रदेश का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम अटल जी के नाम पे रखा गया। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे में अटल टनल का भी उद्घाटन किया था, उसका नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया था। बाकी गुजरात का साबरमती घाट भी आप याद रख सकते हो, अटल घाट उसका नाम रखा था। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती होती है जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी। फिर है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर होगा अरूप कुमार गोस्वामी। अभी तक जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे उनका नाम है जेके माहेश्वरी। और वैसे जेके माहेश्वरी के बारे में हमने पढ़ा था, अभी ये सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। आंध्र प्रदेश में तो आ गए कौन? अरूप कुमार गोस्वामी। जेके माहेश्वरी चल जाएंगे सिक्किम हाईकोर्ट में। उसके अलावा एस मुरलीधर ये उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए। और उड़ीसा में जो अब तक थे मोहम्मद रफीक वो चल गए मध्य प्रदेश में। और एक और नाम याद रखो आप, हिमा कोहली का, तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है। तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, ऐसे याद रखो। फिर अभी केंद्र सरकार ने डीटीएच यानी कि डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाओं में कितने प्रतिशत एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी? तो आंसर होगा 100%। एफडीआई से अभी आपको याद होगा सरकार ने रक्षा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी थी? याद है क्या आपको? 74%, याद रखना। फिर बताओ भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये कहां पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने अभी घोषणा की थी कि उड़ीसा के राउरकेला में एक नया विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा जो कि देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा। और आपको तो पता ही है 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये उड़ीसा में ही होंगे, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। बाकी पश्चिम बंगाल देश का पहला टायर पार्क बना यहाँ पे। और गोवा की बात करेंगे तो हर घर जल वाला देश का पहला राज्य बना ये। और केरल से आप याद रख सकते हो कि केरल
सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बना था? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और गणेशी लाल गवर्नर हैं। फिर आपको बताना है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो 28 दिसंबर की ये बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया, जो कि दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइनों पर चलेगी। ये 37 किलोमीटर की मेजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम और बॉटनिकल गार्डन को आपस में जोड़ेगी। तो याद रखना, ये होगी भारत की पहली पूरी तरह से ड्राइवरलेस ट्रेन।